अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हमें पढ़ना है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट फेलियर, जैसे मैंने आपको कहा कि ये वैरायटी ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस से हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहे कोई भी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो रही है जो यहाँ पे डिटेक्ट कर रही है हार्ट फेलियर को, तो दो खुसूसन वजह है, डिक्रीज्ड कंट्रैक्शन जिसे हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं, और डिक्रीज्ड फिलिंग जिसे हम डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। तो हम यहाँ पे एक कॉज ले लेंगे, दैट इज डिक्रीज्ड कंट्रैक्शन कॉल्ड एज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो जो ही डिक्रीज्ड कंट्रैक्शन हो जाएगा हार्ट का, ठीक है, हार्ट अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वेंट्रिकल्स अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो वहां पे क्या होगा, वेंट्रिकल्स में इजेक्शन ऑफ ब्लड उस तादाद में कमी आ जाएगी, ठीक। तो कम तादाद में ब्लड इजेक्ट हो जाएगा, कहाँ से, वेंट्रिकल्स से। तो अब जो ही ये अमाउंट जो है डिक्रीज हो रहा है इन द वेंट्रिकल्स टू इजेक्ट आउट, तो उस वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्टिमुलेट हो जाता है। तो स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उस चीज से क्या होगा, उससे दो चीजें रिलीज हो जाएंगे, एक तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। क्लियर। अब ये स्टिमुलेशन जो है, अगर ये कंटिन्यूड ड्यूरेशन के लिए रहा, कंटिन्यूड रेस्पॉन्स रहा इस चीज का, तो उस वजह से लॉस ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर साइट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर साइट्स हैं उनका क्या होगा, उनमें कमी आ जाएगी। क्लियर। तो अब यही लॉस ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर साइट्स जो है, इस वजह से फर्दर डैमेज हो जाएगा हार्ट मसल्स पे। जो हार्ट के मसल्स हैं उनमें और इजाफा हो जाएगा, किसके, डैमेज का, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे रिलीज कर रहा है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, एक तो ये चीज, प्लस ड्यू टू द फेलिंग हार्ट यहाँ पे कंट्रैक्शंस में प्रॉब्लम्स आ रही है, फिलिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस चीज से हार्ट के मसल्स तो वीक पड़ रहे हैं, मींस हार्ट जो है उसके फंक्शंस में फेल आ रहा है। तो ड्यू टू द फेलिंग हार्ट यहाँ पे डिक्रीज इन रिनल परफ्यूजन भी हो जाएगा, बिकॉज ब्लड हैज टू गो टू द किडनीज एज वेल। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन रिनल परफ्यूजन। नाउ इन कलेक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन प्लस डिक्रीज इन द रिनल परफ्यूजन, उससे क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ रेनिन बाय द किडनीज। अब ये जो रेनिन है जो किडनी से रिलीज हो गया, ठीक, तो इसका काम होता है रेनिन का, ये प्रमोट करता है किस चीज को, फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट। तो यहाँ पे एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन रहा है। क्लियर। एज यू ऑल नो, एंजियोटेंसिन जो है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, मगर कहाँ पे, ल्यूमेन में। क्लियर। अब जो यही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ल्यूमेन में, ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन में, तो ये यहाँ पे कन्वर्ट करता है इसी एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में। क्लियर। यही एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है, इट इज अ वासोकंस्ट्रक्टर। अब जो ये एंजियोटेंसिन सेकेंड बन गया ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट बाय व्हाट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम व्हिच वाज प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो यही एंजियोटेंसिन सेकेंड जो ही बन रहा है, वहां पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब जहां यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जो है बहुत तादाद में रिलीज हो रहा है, उस वजह से फर्दर डैमेज पड़ जाएगा मायोकार्डियम पर, और एक तो मायोकार्डियम पे डैमेजेस आ रहे हैं, और वर्सन कर रहा है मायोकार्डियम फिब्रोसिस, यू नो फिब्रोसिस, जहां पे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। अब जहां पे मायोकार्डियम में फिब्रोसिस हो रहा है, विल कॉल दैट इज मायोकार्डियल फिब्रोसिस। तो दो चीजें हैं यहाँ पे ड्यू टू द एल्डोस्टेरोन, एक तो डैमेज टू द मायोकार्डियम और मायोकार्डियल फिब्रोसिस। क्लियर। यहाँ पे दो चीजें आप देख रहे हैं, एक तो एंजियोटेंसिन है और एल्डोस्टेरोन है। अगर इन दोनों का कलेक्शन हम ले लें, तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्रीलोड एंड आफ्टरलोड। अब जो ही प्रीलोड और आफ्टरलोड में इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है, ज्यादा हो रहा है, तो उस वजह से स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकल वॉल्स पे। जो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं, दीवार है वेंट्रिकल्स के, ठीक है, तो उन पे स्ट्रेस पड़ेगा,
प्रेशर डेवलपमेंट्स आ जाएंगी। जो ही ये स्ट्रेस बढ़ जाएगा वेंट्रिकुलर वॉल्स में, उससे क्या होगा, हार्ट का वर्कलोड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जो ही हार्ट का वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से कंट्रैक्टिलिटी जो है हार्ट की, मायोफिब्रिल्स की मैं बोलूं, मायोफिब्रिल्स उन को कहते हैं जिनमें कंट्रैक्टिलिटी का फंक्शन हो, ठीक है। सो इट्स द कंट्रैक्टाइल यूनिट वी कैन से ऑफ द हार्ट मसल्स। तो अब जो ही वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है हार्ट का, उस वजह से कंट्रैक्टिलिटी किस चीज की, मायोफिब्रिल्स की कम हो जाएगी। अब जो ही मायोफिब्रिल्स जो है कंट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, उनमें कंट्रैक्टिलिटी का फंक्शन जो है बहुत ही कम हो रहा है, उस वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एंड डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। ये मैंने कल आपको बोला ये क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एंड डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम, अगर कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में, क्लियर। अब जो ही ये इंक्रीमेंट हो रहा है एंड डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम में, इस वजह से वेंट्रिकल वॉल्स तो यहाँ पे एक उनकी कंट्रैक्टिलिटी खत्म हो गई है, ठीक है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो ड्यू टू द स्ट्रेस, ड्यू टू द लॉस ऑफ द कंट्रैक्टिलिटी, वहां पे वेंट्रिकल वॉल्स में प्रेशर डेवलपमेंट्स आ जाएंगी, तो उस वजह से साइज जो है बढ़ जाएगा, किनका, वेंट्रिकुलर वॉल्स का। जो ही इनका साइज बढ़ जाएगा, यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं। एक तो और भी वर्कलोड बढ़ जाता है हार्ट का, एक तो यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू द स्ट्रेस, अब साइज भी इंक्रीज हो रहा है वेंट्रिकुलर वॉल्स का, उनमें फर्दर इजाफा हो जाता है हार्ट की वर्कलोड में, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि जो ही साइज बढ़ रहा है वेंट्रिकुलर वॉल्स का, फर्दर यहाँ पे भी तो स्ट्रेस था, और यहाँ पे एडिशनल स्ट्रेस पड़ जाता है, किन पे अब, और वेंट्रिकुलर वॉल्स पे। जो ही स्ट्रेस बढ़ रहा है वेंट्रिकुलर वॉल्स पे, उस वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा। मैंने इस्कीमिया आपको बताया है क्या है। तो यहाँ पे मायोकार्डियल इस्कीमिया हो रहा है, ठीक है, मायोकार्डियम में इस्कीमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो जो ही मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा, उस वजह से क्या होगा, जो यूनिट है, कंट्रैक्टाइल यूनिट है हार्ट मसल्स में, उनका डेथ हो जाएगा, मींस मायोफिब्रिल डेथ विल ऑकर। ड्यू टू द मायोफिब्रिल डेथ, व्हाट विल हैपन नाउ, हार्ट विल बी अनेबल टू रिस्पॉन्ड बिकॉज कंट्रैक्टिलिटी खत्म, ठीक है, फिलिंग वो भी ओवर हो रहा है। तो ड्यू टू द मायोफिब्रिल डेथ, myofibrils are the unit for the contractions. So by the death of the myofibril, heart is unable to respond. When heart is not able to respond, जब able ही नहीं है heart अब function करने के लिए, तो we will say that failure becomes worse. ठीक है, तो heart failure हो जाता है. This was the pathophysiology of chronic heart failure. मैंने सिर्फ एक cause यहाँ पे लिया था, decreased contraction, जिसे हम systolic heart failure बोलते हैं. Moving towards its diagnostic evaluations, तो जो diagnostic evaluations है chronic heart failure के, वो तब तक पेशेंट में डिटेक्ट नहीं किए जाते हैं जब तक कि साइंस एंड सिम्टम्स उभर नहीं आते हैं उसमें, ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया। तो अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स ही फिर हम इनको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करते हैं। अब जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस है क्रॉनिक हार्ट फेलियर के, उसमें फर्स्ट आ जाता है ईसीजी, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। तो ये डिटेक्ट करता है रेट, rhythm, size of ventricles and blood flow to heart muscles, ठीक है। एक तो रेट डिटेक्ट हो जाता है किससे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, रिदम, साइज ऑफ वेंट्रिकल्स कितना है, एंड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट इज हम लैब टेस्ट्स करते हैं। तो लैब टेस्ट्स में पर्टिकुलरली सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको हम BUN भी बोलते हैं, बन, क्रिएटिनिन, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे,
इसके बाद आ जाता है वेंट्रिकुलोग्राफी। वेंट्रिकुलोग्राफी आप देखेंगे इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो वेंट्रिकुलो एंड ग्राफी। तो टू स्टडी द वेंट्रिकल्स वी यूज वेंट्रिकुलोग्राफी। अब जो यही वेंट्रिकुलोग्राफी है इसमें हम तीन चीजों का ख्याल रखते हैं और तीन चीजें पढ़ी जाती हैं इसमें। वो क्या क्या है? एक तो याद होगा आपको, कल मैंने आपको पढ़ाया था इजेक्शन फ्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलोग्राफी में तीन चीजें देखी जाती हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन जो मैंने कल पढ़ाया और इसका एक्सप्रेशन भी बोला मैंने कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको एब्रिवेट हम करते हैं एसवी। ठीक है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम of blood pumped by ventricles per beat। ठीक है, हर धड़कन में कितना खून पंप करते हैं वेंट्रिकल्स, उस चीज को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट इज कार्डिक आउटपुट, एब्रिवेटेड एज CO। ये कार्डिक आउटपुट क्या होता है? इसको हम हार्ट आउटपुट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कार्डिक आउटपुट क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड बीइंग पंप्ड बाय हार्ट, किनसे? बाय बोथ, by left and right ventricles। मगर कितने टाइम में? पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यहाँ पे आता था पर बीट। तो हर यूनिट टाइम में कितना ब्लड पंप हो रहा है हार्ट से, या कहो बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स, उस चीज को हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या है कार्डिक आउटपुट का, जिससे फिर आप बाकी एक्सप्रेशंस भी निकाल सकते हो? इट इज कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और यूनिट्स जो है इसके, यूनिट्स ऑफ कार्डिक आउटपुट लीटर पर मिनट, कितने लीटर्स पर मिनट। ठीक है, पंप कर रहा है हार्ट, पंप कर रहे हैं वेंट्रिकल्स, तो यूनिट इज लीटर पर मिनट। अगर हम इनका अब एवरेज देखें तो जो कार्डिक आउटपुट है, अगर हम एवरेज इन द 70 kg पर्सन का देखेंगे, ठीक है, हेल्दी एडल्ट या 70 kg पर्सन ले लो, ठीक है, तो उसका कार्डिक आउटपुट एवरेज इसका है 56 पर मिनट, सॉरी इट्स 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो अब अगर हार्ट रेट की बात करें, आपने पता है हार्ट रेट नॉर्मल है 70 और 72 बीट्स पर मिनट। ठीक, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इट्स अप्रोक्सीमेटली 70 ml। तो आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास कहीं एक्सप्रेशन होगा कि कार्डिक आउटपुट निकालना है, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज गिवन एंड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन यू कैन कैलकुलेट इट आउट। तो वेंट्रिकुलोग्राफी जो है इसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं, एक तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो ऑलरेडी पढ़ाया है, नेक्स्ट स्ट्रोक वॉल्यूम जो मैंने अभी आपको बताया, एंड नेक्स्ट इज कार्डिक आउटपुट। These were the diagnostic evaluations of the chronic heart failure. In the next lecture, we will study about its management and treatment. Till then, stay tuned and thank you.